यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में भौतिक भूगोल के टॉपिक अपक्षय के बारे में ही अध्ययन करेंगे। अपक्षय के जो प्रकार हैं उस प्रकार के बारे में पिछले वीडियो में अपन ने देखा। भौतिक एवं यांत्रिक अपक्षय जो होता है उसके वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस किस तरह से होता है भौतिक और यांत्रिक अपक्षय। उसके बाद में आज अपन देखेंगे अपक्षय का जो मुख्य रूप से जो दूसरा जो प्रकार है वो है रासायनिक प्रकार। तो रासायनिक अपक्षय जो है, रासायनिक प्रकार से किस प्रकार से अपक्षय होते हैं, तो रासायनिक अपक्षय को जो है इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे रासायनिक यानी इसमें क्या है, चट्टानों की भौतिक और जो रासायनिक जो संरचना है उसके अंतर्गत जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के आधार पर इसमें देखा जाता है, यानी गुण धर्म में इसमें चट्टान में परिवर्तन हो जाता है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। तो उस प्रकार से जो अपक्षय होता है यानी चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती हैं और टूट फूट करके बिखर जाती हैं। उस कारण से जो इस प्रकार का जो अपक्षय है उसको अपन कहते हैं रासायनिक अपक्षय। तो वायुमंडल के निचले स्तर में रासायनिक जो अपक्षय को अपन इंग्लिश में कहते हैं केमिकल वेदरिंग। तो वायुमंडल के निचले स्तर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल वाष्प की प्रधानता होती है मुख्य रूप से, परंतु जब तक इनका संयोग नमी या जल से नहीं होता है, यानी ये तो होती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, लेकिन जब तक इनका संयोग जल वाष्प से नहीं होता है तब तक ये कोई रासायनिक ये प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाती। यानी जब तक इनका संयोग नमी या जल से नहीं होता है, अर्थात जब तक ये शुष्क होते हैं तब तक अपक्षय की दृष्टि से ये तत्व क्रियाहीन ही होते हैं। परंतु जैसे ही इनका संयोग या संपर्क जल से हो जाता है तो ये सक्रिय गोलक साधन के रूप में हो जाते हैं। इनके सहयोग से चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत चट्टानों में ऐसे पदार्थों तथा खनिजों की रचना हो जाती हैं जो या तो मूल पदार्थों से अधिक आयतन वाले या कम आयतन वाले, यानी उसके रासायनिक परिवर्तन के बाद में क्या होता है, या तो उनका आयतन क्या होगा, कम होगा या फिर अधिक होगा या तो आयतन अधिक होगा या कम होगा। कम आयतन वाले होते हैं चट्टानों के खनिजों में इस नवीन व्यवस्था के कारण उनमें वियोजन प्रारंभ हो जाता है। इनके कारण क्या होता है, चट्टानों में वियोजन प्रारंभ हो जाता है। रासायनिक अपक्षय का कार्य पृथ्वी की सतह के ऊपर तथा नीचे दोनों क्षेत्रों में होता रहता है। यानी रासायनिक जो अपक्षय का जो कार्य है केवल पृथ्वी की सतह के ऊपर ही नहीं होता है और उसके नीचे भी होता है, तो दोनों क्षेत्रों में होता रहता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के प्रभाव से ये रासायनिक परिवर्तन कई रूपों में संपन्न होते हैं। इनका अलग अलग उल्लेख आवश्यक है। चूना पत्थर पर रासायनिक अपक्षय अधिक होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। चूना पत्थर वाली जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों में रासायनिक अपक्षय सामान्यतः अधिक होता है। ठीक है। उष्ण, उपोष्ण एवं शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में भी, उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में भी रासायनिक अपक्षय की क्रिया जो होती है वो ज़्यादा संपन्न होती है। शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस के सहयोग से चूना पत्थर की घुलन क्रिया द्वारा रासायनिक अपक्षय निम्न चरणों में संपादित होता है। जैसे सबसे पहले जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, इसको अपन रासायनिक जो सूत्र होता है CaO की जल यानी H2O के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन होने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी CaOH2 बनता है। ठीक है, यानी CaO प्लस H2O बराबर CaOH2 का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो उससे क्या है, चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं, वो जो पदार्थ अलग हो जाते हैं उससे। तीसरी जो क्रिया होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अभिक्रिया होने पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी CaHCO3 बनता है। यानी ये जो है ये भी, इससे भी क्या है, चट्टान कमज़ोर हो जाती है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। तो इस प्रकार से जो है चौथा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में कैल्शियम कार्बोनेट का जल में सीमित मात्रा में विघटन हो पाता है। ठीक है। इसके अलावा चौथा जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुलती हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है।
जल में जब घुल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें क्या है, कार्बनिक एसिड बनता है। उसके अलावा छठा जो है, कार्बनिक एसिड का धनात्मक हाइड्रोजन आयन तथा ऋणात्मक बाइकार्बोनेट आयन में विघटन होता है। तो इस प्रकार से ये जो चट्टानें जो हैं वो धीरे धीरे क्या है, कमज़ोर पड़ जाती हैं, रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है। तो उससे क्या है, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया यानी प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसी को अपन रासायनिक अपक्षय कहते हैं। तो स्मरणीय है कि समीकरण 1 से 4 से 6 तक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती हैं। जल में CO2 की कुल घुलने वाली मात्रा जो घुलने पर कार्बनिक एसिड बनाती हैं तथा पुनः बाइकार्बोनेट में विघटित होती हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 के आंशिक दाब यानी प्रेशर, पैरेलल प्रेशर तथा तापमान पर निर्भर करती हैं। और CO2 की जो घुलनशीलता यानी दाब से सीधे रूप में तथा तापमान से विलोम रूप में, घुलनशीलता क्या है, दाब से तो सीधे रूप में तथा तापमान से विलोम रूप से संबंधित होती है। यानी तापमान बढ़ता है तो घुलनशीलता कम होती है। अर्थात यदि दाब अधिक होगा एवं तापमान कम हो तो CO2 की घुलनशीलता बढ़ेगी। यानी दाब अधिक होगा तथा तापमान कम होगा तो CO2 की घुलनशीलता क्या होगी, ज़्यादा होगी या अधिक होगी। यानी एक बार और बता, ये क्या है, जब दाब और उसके आगे अपन देखेंगे, जबकि दाब कम होने तथा तापमान अधिक होने पर घुलनशीलता घटती है। इसके विपरीत ठोस की घुलनशीलता तापमान से सीधे रूप से संबंधित होती है। और उसी प्रकार से ठोस जो चट्टान होती हैं, तो जो पदार्थ होते हैं चट्टानों के, तो यानी ठोस की घुलनशीलता तापमान से सीधे रूप से संबंधित होती है। अर्थात तापमान बढ़ने पर घुलनशीलता बढ़ती हैं और तथा तापमान कम होने पर घटती है। यानी जो ठोस जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी अलग अलग जो ये गुणधर्म होते हैं उसके आधार पर रासायनिक अपक्षय किस प्रकार से होता है, तो ये इसमें समझाया गया है। पहला जैसे ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन जो है या ऑक्सीकरण इंग्लिश में, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीकरण की जो क्रिया हैं वो किस प्रकार से होती हैं संपन्न। तो वायु की ऑक्सीजन का सहयोग जब जल से होता है तो जल से मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों के खनिजों पर होती हैं। यानी जब वायु की जो ऑक्सीजन का जब सहयोग जल से होता है तो जल में मिली हुई जो ऑक्सीजन है उसकी क्रिया चट्टानों के खनिजों पर होती है। इस कारण खनिजों में ऑक्साइड बन जाते हैं तथा जिससे चट्टानों में वियोजन होने लगता है। उसके कारण से क्या होता है, चट्टानों में वियोजन होने लगता है, अर्थात चट्टान कमज़ोर हो जाती है। और ऑक्सीजन की इस क्रिया से ऑक्सीकरण कहते हैं इस क्रिया को। और ये जो क्रिया है, जिन चट्टानों में लोह के यौगिक अधिक होते हैं उनमें ऑक्सीकरण का प्रभाव सर्वाधिक होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। यानी जो क्रिया है उसमें अपन देखें तो सबसे पहले जो है ये अपन देखेंगे तो ऑक्सीकरण की जो क्रिया है कहाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जिन चट्टानों में लोह के जो अधिकता होती, लोह अयस्क की यानी लोह तत्वों की, तो उनमें जो ये क्रिया ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। यानी लोहे के जो यौगिक होते हैं वो उस चट्टान में अधिक होने पर, तो यानी जिन चट्टानों में लोहे के यौगिक अधिक होते हैं उनमें ऑक्सीकरण का प्रभाव सर्वाधिक होता है। आग्नेय चट्टानों में लोह सल्फाइड तथा पायराइट के रूप पाए जाते हैं। इन पर ऑक्सीकरण के प्रभाव से प्राय जंग यानी इससे क्या होता है, जंग लगने जाता है और चट्टानें कमज़ोर होने लगती हैं। जंग लग जाता है जिस कारण चट्टानें ढीली पड़ जाती है एवं वियोजन होने लगता है। और पायराइट पर जल तथा ऑक्सीजन के सम्मिश्रण के प्रभाव से गंधक अम्ल उत्पन्न हो जाता है जिससे चट्टानें गलने लगती हैं। यानी पायराइट तथा जल तथा ऑक्सीजन के सम्मिश्रण के प्रभाव से भी गंधक का अम्ल उत्पन्न हो जाता है और जिससे चट्टानें गलने लगती है। उष्णार्द्र भागों में भी ऑक्सीकरण अधिक सक्रिय रहता है जिस कारण रासायनिक परिवर्तन के कारण वहाँ पर मिट्टियों का रंग लाल, पीला या जलयोजन की क्रिया के साथ साथ कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए लोहे के ऑक्साइड पर जलयोजन होने से मिट्टियों का रंग पीला तथा नारंगी हो जाता है। ठीक है, अब है दूसरा जो है वो है कार्बोनेशन जो है किस प्रकार से होता है। तो कार्बोनेशन जो है यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण जल से होता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट बन जाते हैं, तो जो कि जल में घुलनशील होते हैं। और इन कार्बोनेटों के निर्माणों से
के कारण चट्टानों में घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर जल के साथ हो लेते हैं, और इस कारण से कार्बोनेशन को अपन क्या कहते हैं, गोलन भी कहा जाता है। और जब लोह सल्फाइड या पाइराइड पर कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जल का प्रभाव होता है तो उसके क्रमशः लोहे के कार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाते हैं। उससे क्या बन जाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाते हैं। लोहे का कार्बोनेट अत्यधिक घुलनशील होता है तथा जल के साथ शीघ्रता से चट्टानों से अलग हो जाता है। तो अलग हो जाएगा तो उससे क्या, चट्टानें कमजोर हो जाएगी। तो चूने का पत्थर साधारण जल द्वारा नहीं घुल पाता है, परंतु जब इसका संयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है, तो चूने का पत्थर कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, जो कि आसानी से जल के साथ घुलकर मिल जाता है। और कार्बोनेशन की क्रिया के कारण ही पोटाश या पोटेशियम कार्बोनेट की रचना भी होती है, जो कि इस प्रकार का प्रमुख जीव भोजन होता है। ये जो होता है एक प्रकार का प्रमुख जीव भोजन भी होता है। भूमिगत जल में कार्बन डाइऑक्साइड का अंश अधिक रहता है, अतः चूने की चट्टानों वाले भागों में सतह के ऊपर तथा नीचे इस प्रकार के अपक्षय द्वारा कई प्रकार की शिलाकृतियाँ का निर्माण होता है। और पूर्ववर्ती जो यूगोस्लाविया का जो काष्ठ प्रदेश है, ये जो अपन आगे भी जो अपने टॉपिक के काष्ठ प्रदेश की शिलाकृतियाँ जैसे गोलरंध्र हैं, विलियम है, डोलाइन आदि जो हैं, जो इनका निर्माण होता है जो घुलनशील क्रिया के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तीसरी जो है वो है हाइड्रेशन या जलयोजन की क्रिया। जल का संपर्क जब जल से होता है, यानी किससे होता है, जल का संपर्क जब क्या है, चट्टानों से होता है, तो जल की हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिजों में हाइड्रेशन की क्रिया होती है। तो देखो एक बार और बता रहा हूँ, यानी चट्टानों का जो संपर्क जब जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिज में हाइड्रेशन की क्रिया प्रारंभ होती है या क्रिया होती है, अर्थात चट्टानें जल सोख लेती हैं तथा उनके आयतन में वृद्धि होती है। यानी जब चट्टानें क्या है, जल सोख लेगी तो उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि हो जाती है। कभी कभी यह विस्तार प्रारंभिक आयतन से 2 गुना तक हो जाता है। इस क्रिया से कभी कभी मौलिक चट्टान के वास्तविक आयतन में 80% तक विस्तार हो जाता है। इस प्रकार चट्टानों के आयतन में विस्तार के कारण उनके कणों तथा खनिजों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब आयतन में वृद्धि हो जाती है बहुत ज़्यादा 80-88% तक, तो उनके चट्टानों में आयतन के विस्तार के कारण उनके कणों तथा खनिजों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, और जिस कारण से चट्टानें फैलकर टूटने लगती हैं। आग्नेय चट्टान पर हाइड्रेशन की क्रिया का प्रभाव अधिक पड़ता है तथा इस प्रकार के अपक्षय से आग्नेय चट्टान टूट कर परत शैलों में परिवर्तित होती रहती हैं, और हाइड्रेशन की क्रिया द्वारा फेल्सपार नामक खनिज का परिवर्तन काओलिन मृत्तिका में हो जाता है, जिस जिप्सम की संरचना मुख्य रूप से जलयोजन की क्रिया का द्वारा ही संपन्न होती है। ठीक है, अब जो चौथा जो है वो है सिलिका का पृथक्कीकरण। अनेक चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जब जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका युक्त चट्टानों से सिलिका अलग हो जाती है तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, सिलिका पृथक्कीकरण कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। अनेक चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जब जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका युक्त चट्टानों से सिलिका अलग हो जाती हैं तो उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, सिलिका पृथक्कीकरण कहते हैं। आग्नेय चट्टानों में खासकर ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इसमें से कुछ क्वार्ट्ज के रूप में होते हैं तथा अधिकांश सिलिकेट के रूप में। तो सिलिकेट का जल द्वारा चट्टानों से पृथक्कीकरण आसानी से हो जाता है, जिससे चट्टान ढीली पड़ जाती है तथा उसका वियोजन शीघ्र प्रारंभ हो जाता है। और यही कारण है कि आग्नेय चट्टानों वाले प्रदेशों में बहने वाले नदियों में सिलिका की मात्रा परतदार चट्टानों वाले भागों की अपेक्षा अधिक होती हैं, क्योंकि परतदार चट्टानों में सिलिका क्वार्ट्ज के रूप में होते हैं जो कि जल में शीघ्रता से घुलनशील नहीं होते हैं, जबकि रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से बेसिक आग्नेय चट्टानों का विस्तार या चट्टानों का वियोजन एसिड आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, तो ये जो है अपने को ध्यान रखना है। अब जो तीसरा जो प्रकार है वो है प्राणी वर्गीय अपक्षय। तो प्राणी वर्गीय जो अपक्षय है मुख्य रूप से प्राणियों यानी जीव जंतुओं द्वारा जो किस प्रकार से अपक्षय होता है उसको हम प्राणी वर्गीय या कहते हैं, यानी बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु दोनों जो हैं
चट्टानों के विघटन तथा वियोजन में सहयोग प्रदान करते हैं। वनस्पति तथा जीव जंतु दोनों ही ध्यान रखना अपने को, केवल इसमें मानव भी सम्मिलित है, ठीक है। परंतु यह उल्लेखनीय है कि इनके सभी कार्य विनाशात्मक ही नहीं होते हैं। जीव जंतु खासकर जो बिल बनाकर पृथ्वी के अंदर रहते हैं, उनका काम निश्चित ही पृथ्वी की सतह में खोद खाद करना रहता है। परंतु वनस्पतियाँ यदि एक तरफ चट्टान को अपनी जड़ों द्वारा कमजोर तथा पोली बनाती हैं, तो दूसरी तरफ उनमें सघनता तथा संगठन में भी लाती हैं। प्रारंभ से ही मानव कार्य भी पृथ्वी तल पर भौतिक आकृतियों में तोड़फोड़ करता रहा है, और इन कारकों द्वारा अपक्षय की क्रिया का हम अलग से संक्षेप में इनको अध्ययन करेंगे। तो पहला, जैसे जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय किस प्रकार से होता है। जैसे जीव जंतुओं द्वारा, जैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह में मिट्टी में रहने वाले जैसे कई प्रकार के कीड़े मकोड़े तथा बिलकारी प्राणी, जो बिल बनाकर रहने वाले जो जीव होते हैं उसको अपन बिलकारी प्राणी कहते हैं, रहते हैं, जो शनैः परंतु लगातार धरातली चट्टानों में अपने विनाशात्मक कार्य तथा बिल बनाने के लिए खनन कार्य द्वारा उसे ढीली तथा पोली बनाते रहते हैं या पोली करते रहते हैं। और बिलकारी जीवों में गोफर यानी एक प्रकार की गिलहरी, या प्रेरी कुत्ते जैसे दीमक है, लोमड़ी है, गीदड़ है, चींटी है, चूहा है आदि प्रमुख है, जो अपने निवास के लिए चट्टानों को खोद कर उनमें बिल बनाते हैं, और जिस कारण चट्टानें पोली तथा कमजोर हो जाती हैं और एवं विघटन आसानी से होने लगता है। तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, खासकर जो केंचुओं का जैविक अपक्षय में सर्वाधिक हाथ रहता है, जो कि प्रतिवर्ष अधिक मात्रा में निचली परतों से मिट्टी खोदकर ऊपरी सतह पर एकत्र करते रहते हैं, ठीक है। केंचुओं में भी जो है रासायनिक अपक्षय में जो ज़्यादा होता है। सामान्य मिट्टी में 1 एकड़ भाग में 1,50,000 छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो 1 वर्ष की अवधि में लगभग 15 टन मिट्टी पृथ्वी की सतह पर एकत्रित कर देते हैं। ये जो है इतना बड़ा जो है, अपन इसको देखें, यानी 1 एकड़ भाग में 1,50,000 छोटे बड़े कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, जो 1 वर्ष में 15 टन मिट्टी पृथ्वी की सतह पर एकत्र कर देते हैं, ठीक है। आपने भी कहीं देखा होगा धरातल पे, जैसे चींटियां हैं और भी जैसे दीमक हैं आदि जो हैं, वो अपने जो निरंतर कार्य द्वारा वो मिट्टी को इकट्ठा करती रहती हैं और निचले भाग से ऊपरी भाग में लाती रहती हैं, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन के एक अनुमान के अनुसार अंग्रेजी बागों में कीड़े प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर भूमि में 25.4 हजार किलोग्राम मिट्टी खोदकर सतह के ऊपर ले देते हैं। मानव भी एक जीव है तथा अपक्षय में सहायक होता है, और आजकल जो है मानव जो है जेसीबी और अन्य यांत्रिक मशीनों के उपयोग के द्वारा जो चट्टानों को खोद करके उनका जो ढीली करता रहता है, और विस्फोट के कारण भी चट्टानों को ढीली करता है, उससे भी रासायनिक एवं भौतिक अपक्षय में अपना योगदान देता है, ठीक है। तो ये जो है, अब है दूसरा जो है इसमें वनस्पति द्वारा अपक्षय। वनस्पति द्वारा किस प्रकार से होता है, तो वनस्पति द्वारा अपक्षय 2 रूपों में होता है। प्रथम यांत्रिक तथा द्वितीय रासायनिक। यांत्रिक अपक्षय में वृक्षों, जड़ों, झाड़ियों तथा छोटे छोटे पौधों की जड़ें पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती हैं, जिस कारण चट्टानों की दरारें जिनमें जड़ों का प्रवेश होता है तो फैलने लगती हैं तथा तनाव के कारण विघटन होने लगता है। और स्मरणीय है कि सभी प्रकार के पौधे, चाहे बड़े हो या लिचियन या फंजाई की तरह नगण्य हो, अपक्षय में सक्रिय भाग लेते हैं। ये ध्यान रखना, छोटा हो या बड़ा हो, कोई सा भी जो वनस्पति होती हैं वो सामान्यतः अपक्षय में सक्रिय भाग लेते हैं। वनस्पतियों द्वारा रासायनिक अपक्षय कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्राय सभी प्रकार की वनस्पतियों की जड़ें चट्टानों के कुछ तत्वों को अपने अंदर समाविष्ट करती हैं, यानी वो उर्वरकता या उपजाऊपन को लेती हैं, जिससे चट्टानें क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं। और वनस्पति की जड़ों से प्राय जलयुक्त बैक्टीरिया होते हैं। वनस्पतियों की जड़ों में प्राय क्या होते हैं, जलयुक्त बैक्टीरिया होते हैं, जो चट्टानों के खनिजों को घोलकर उनसे अलग कर लेते हैं तथा चट्टानों को कमज़ोर बना लेते हैं। उस कारण से क्या है, अपक्षय होने लगता है। तो वनस्पतियों तथा जीवों के अवशेष जल में पड़कर सड़ते हैं, जिस कारण भी उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोनिक एसिड आदि अलग हो जाते हैं तथा उनके सम्मिश्रण से जल एक सक्रिय गोलक हो जाता है और तथा चट्टानों के खनिजों को अलग कर लेता है, और वनस्पतियों के अवशेष के सड़ने से प्राप्त हुमस द्वारा लिमोनाइट को गुलाकर अलग कर देता है। तो इस कारण से भी जो है वो अपक्षय होता है,
ठीक है। तो उपयुक्त विवरण से ये तात्पर्य नहीं है कि वनस्पतियों का कार्य सदैव चट्टानों में विघटन तथा वियोजन उत्पन्न करना है, वरन ये चट्टानों के संरक्षा का भी कार्य करती हैं, यानी जड़ों द्वारा संगठित करने का भी ये कार्य करती हैं, संयोजित करती हैं, उनको जो जकड़े रखती हैं। तो उससे क्या है, अपक्षय कम भी होता है। ठीक है, जिससे अपक्षय तथा अपर्दन दोनों के लिए सघन तथा संगठित हो जाते हैं। वनस्पतियों के अभाव में अपर्दन इतना अधिक हो जाता है कि भूमि पूर्णतया अनुपजाऊ हो जाती हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका की केंटुकी, वर्जीनिया, टेनेसी आदि प्रांतों में इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देखे जा सकते हैं। और हिमालय प्रदेशों में भी वनों के आवरण से अपक्षय यानी यांत्रिक और रासायनिक की सक्रियता में वृद्धि हो रही है। और अपक्षय की उपयुक्त क्रियाएं प्राय अलग अलग कार्य नहीं पर वरन एक दूसरे के सहयोग के साथ भी सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आज अपन ने देखा अपक्षय जो है प्रकार, जिसमें प्रमुख रूप से रासायनिक अपक्षय और प्राणी वर्गीय या बायोलॉजिकल वेदरिंग को देखा है। वे किस प्रकार से जीव जंतु और रासायनिक चट्टानों के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन के कारण चट्टानें विघटित एवं वियोजित होती हैं, तो उसके बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद। इसको आपको PDF जो है भेज देंगे, तो इसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में उतारें और इसका अध्ययन वीडियोस को ध्यान में रखते हुए करें। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले कई बार एग्जामों में आया हुआ है, तो अतः आप इसका अध्ययन समय समय पर करते रहे। धन्यवाद।